ओके, सो हम शेयरिंग माय स्क्रीन, बताइएगा आप लोगों को विजिबल है या नहीं। यस सर, विजिबल है। विजिबल है, दिख रहा है सबको? केटीजी यस सर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आवाज आ रही है ना सभी को बच्चों? यस सर। ठीक है, तो केटीजी के बारे में पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं तुम्हें, सिंस ये आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है, मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया भी नहीं कुछ। तो या वैसे तो आपको पता होनी चाहिए सब चीजें, बट केटीजी इज ऑल्सो वन ऑफ द, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स दोनों कंबाइन बोलता हूँ मैं, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नीट के लिए। ठीक है, 11th के अगर आप टॉप 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालोगे तो उसमें आएगा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्पेशली फॉर नीट, क्योंकि नीट पूछता है, उसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। और पिछले कुछ सालों में एक या दो क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं। ठीक है, केटीजी का भी अगर आप मेंशन करो तो 2 क्वेश्चन पूछ लेता है नीट। ठीक है, एक तो पूछता ही है, कभी कभी 2 भी पूछ लेता है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस हमारे पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं अगेन शॉर्ट नोट्स में ही इसको कवर करने का ट्राई करूंगा। थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें आती होगी, और ज्यादा कुछ डिफरेंस इसका है भी नहीं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना सबने ये टॉपिक? यस सर। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स और थोड़ा बहुत गैसेस के बारे में पढ़ा है ना, अपना आइडियल गैस वगैरह, रियल गैस वगैरह, थोड़ा सा आइडिया है ना सबको? बिल्कुल ऐसा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे ना बेटा एक दिन में पूरा 3 से 4 दिन वाले चैप्टर को। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी कल आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ के आना है, प्रोसेसेस वगैरह, चाहे आप केमिस्ट्री वाला टॉप नोट से पढ़ लो अगर आपको फिजिक्स वाले समझ में नहीं आ रहे तो। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के आना कल भी। ठीक है, तो चालू करते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूल्स का जो साइज है उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, प्रॉपर्टीज समझ लो आप कि भाई ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, या ये चीजें हमें अज्यूम करनी है सवाल सॉल्व करते वक्त इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का। ठीक है, तो पहली चीज कि हमें अज्यूम करना है कि मॉलिक्यूल साइज जो है वो छोटा है ना, यानी कि इतना छोटा है कि नेग्लिजिबल है। दूसरा, मॉलिक्यूल इज अज्यूम टू बी हार्ड स्फेयर एंड ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, हार्ड स्फेयर्स हैं यानी कि हॉलो स्फेयर्स नहीं है, शेल्स की बात करते हैं ना, वैसे नहीं है। ठीक है, स्फेयर्स हैं, और कोलिजन जो हो रहे हैं मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में वो इलास्टिक कोलिजन है। क्या आप लोगों को पता है कोलिजन्स के टाइप? यस सर। यस सर। इलास्टिक के अलावा कौन सा होता है यार? इनइलास्टिक। इलास्टिक। हाँ, तो इलास्टिक कोलिजन का क्या फायदा होता है? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कौन बताया? टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। हाँ, टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, क्या एनर्जी भी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में? यस सर। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं ना कोलिजन होता क्या है, या इलास्टिक कोलिजन ही पहली बार सुन रहे हो, तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी सवाल को भी, जब केटीजी का सवाल आएगा। ठीक है, तो सब चीजें थोड़ी थोड़ी लिंक्ड है, बेसिक बेसिक चीजें सारी पता होनी चाहिए, सिलेबस कवर करना है पूरा, है ना। नो इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोई इंटरेक्शन हम अज्यूम करेंगे कि नहीं हो रहा है, यानी कि जब वो टकरा नहीं रहे हैं तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो जो टोटल एनर्जी है, जो कि हम जनरली काइनेटिक और पोटेंशियल का समेशन बोलते हैं, वो यहाँ पे काइनेटिक ही है, जो मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स उनकी वजह से। ठीक है, पोजीशनिंग की वजह से कोई वो नहीं है। जैसे कि अगर कोई 2 चार्जेस रखे होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पे भी इफेक्ट आ रहा होता है क्या? यस सर। अरे, यस फोर्स सर। ऑफ अट्रैक्शन तो लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लगा रहा होता है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना सिस्टम में, अगर ये सिस्टम में कंसिडर कर लूं मैं तो, है ना। लेकिन हम मॉलिक्यूल्स के केस में क्या अज्यूम करेंगे कि केवल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर। आगे चलते हैं। कोलिजन टाइम जो है वो नेग्लिजिबल काउंट करना है, क्योंकि अगर हम कोलिजन टाइम को भी कंसिडर करेंगे तो हमें और फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये सारे अजम्पशंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी फर्स्ट वाले स्लाइड में, ये अजम्पशंस है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड। सिंस हमने साइज ही नेग्लिजिबल मान लिया है मॉलिक्यूल का, तो ग्रेविटी का असर भी उस पर क्या मानेंगे हम कि ना के बराबर है ना, नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है 5 पॉइंट्स?
Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। रियल गैसेस ओबेज आइडियल गैस लॉ, सबको पता है इस लॉ के बारे में, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। Yes, sir. Yes, sir. तो रियल गैसेस भी हमारी आइडियल गैस वाले लॉ को फॉलो करती, वैसे नहीं करती, ये बात पता है तुम लोगों को, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो। लेकिन हम अज्यूम करके चलेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस के रियल गैसेस भी मान रही है आइडियल गैस लॉ को, जो कि होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। टेम्परेचर को बहुत ज्यादा मानेंगे और प्रेशर को बहुत लो मानेंगे, है ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वरना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है जो हमें माननी है। ठीक है बच्चों, प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में सब चीजें बता दो जल्दी से, क्या क्या होता है। पी क्या होता है भाई? प्रेशर। Pressure. वी क्या होता है? Volume. ठीक है, एन क्या होता है? Number of moles. Number of collision. आर क्या होता है? Gas constant. constant. गैस कांस्टेंट। Yes, sir. ठीक है, टी क्या होता है? Absolute Temperature. temperature. टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। Absolute temperature. बहुत बढ़िया, चलो बेसिक चीजें हमें सारी पता है। अच्छा, एसटीपी पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का हम कैलकुलेशन कर दें ताकि हम वॉल्यूम निकाल सके। अब ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जब हम सारी चीजें स्टैंडर्ड रखेंगे, एसटीपी का मतलब ही क्या होता है? स्टैंडर्ड Standard Temperature, pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। अगर सब चीजों को स्टैंडर्ड ले रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे भाई? V इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स यानी n को हम क्या रख देंगे? 1, है ना। R की वैल्यू हमें पता ही, गैस कांस्टेंट की 8.314 हो जाती है स्टैंडर्ड केसेस में। टेम्परेचर को हम क्या ले लेते हैं? 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब क्या होता है बच्चों? 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस। बताया सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर ले लिया 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम जो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5। बोलो हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब ये जो सॉल्व किया हमने पूरा, तो इसका वैल्यू आया 22.4 लीटर्स। मीटर क्यूब में आया, उसको लीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। 22.4 लीटर जो है वो वॉल्यूम है 1 मोल, अगर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. yes. मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना आएगा? 22.4 लीटर। आगे चलें, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. कूल। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, जो कि बताता sir. है टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, बॉयल्स लॉ स्टेट करता है बेसिकली, within a system pressure of a fixed amount of gas varies inversely with the volume if the temperature is maintained constant। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे किसी सिस्टम में, सिस्टम ऑफ गैसेस ऑब्वियसली, तो आपका P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। Y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अरे पता है ना, पढ़ा हुआ है ना हमने, ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना। Yes, पढ़ा भी sir. लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़ा था कुछ। ठीक है, सिमिलरली चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? कि प्रेशर को Volume, कांस्टेंट कर दो। क्या बोलता है? Pressure constant. इसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो कि गैसेस से भरा हुआ है, उसमें क्या करना है आपको? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, एंड द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट जो है वो फिक्स रहना चाहिए सिस्टम में फिर। ठीक है, जब आप अप्लाई कर रहे हो इन लॉज को, वेरीज डायरेक्टली विद इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि V1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये दोनों फॉर्मूला जो ग्रीन बॉक्सेस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आप लोगों को याद होंगे, और अगर याद Yes, नहीं है sir. तो इनको याद रखना है। ठीक है भाई, Yes, बॉयल्स लॉ sir. और चार्ल्स लॉ को याद रखना है। ठीक है, इनका कभी कभी ग्राफ भी बनाने के लिए आ जाता है, सिंस यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे हम, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ये किससे पास करेगा बच्चों? ओरिजिन से। Origin. Origin. याद रखना, ये तब है जब आप टेम्परेचर को किस में ले रहे हो? Kelvin में. Kelvin. अगर आपने डिग्री सेल्सियस में ले लिया तो सेम ग्राफ नहीं बनेगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग से मेंशन भी है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में लेना है तो आपका ग्राफ पीछे शिफ्ट होना चाहिए, -273 डिग्री सेल्सियस पे जाना को इंटरसेक्ट करना चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या होता है?
273.15 Yes. अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो सिंस आपने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में लिया है टेम्परेचर, तो आपका ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन ने कुछ बताया था हमें, इंपॉर्टेंट सी बात। क्या बोला था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरएक्टिंग गैसेस is equal to the sum of their partial pressures. Hence, for a mixture of n gases, the total pressure of the gas is given by this formula. तो ये जो फॉर्मूला है ना, वो बस ये बताता है कि हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया, यानी कि हमने गैसेस तो अलग अलग ली हैं, ये कुछ और गैस होगी, गैस नंबर 1 है ना, ये कुछ और गैस होगी, गैस नंबर 2, जो कि इंटरैक्ट नहीं कर रही होंगी आपस में। अगर आप इन सबको मिक्स कर देते हो, मिक्सिंग समझ रहे हो, सारे डब्बों को मिला दिया है ना, आपस में सबको मिक्स कर दिया आपने, n नंबर ऑफ गैसेस थी आपकी, तो आपका V और T पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टोटल प्रेशर होगा ना इस पूरे सिस्टम का, मिक्सचर वाले सिस्टम का, Yes, sir. है ना, वो क्या हो जाएगा, सारे पार्शियल प्रेशर का समेशन P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. दिस Yes, हैज बीन, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, आगे चले। No, sir. Yes. कूल, नॉन इंटरएक्टिंग गैसेस हैं, बस ये याद रखना, ठीक है, वरना बहुत चीजें चेंज भी हो जाएंगी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस लॉ, सीधे गैस लॉ पे आते हैं, जो कि हमें यूज करने हैं बेसिकली सवाल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल जिन पे बनेंगे, ठीक है। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट जो फॉर्म हो गया इसका, वो हो गया पीवी इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए इंटू आर टी। ये आप सबको पता है, नंबर ऑफ मोल लिखने का तरीका होता है ना। Yes, sir. कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और एन ए क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पता होना चाहिए सबको, कितना होता है ये, Yes, sir. 6.023. 6.023। तो एन ए अपॉन एन ए को ही आप नंबर ऑफ मोल बोलते हो, तो उसको आपने बस रिप्लेस कर दिया। तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करने पे क्या लिख सकते हो, पीवी इक्वल्स टू एन इंटू के इंटू टी। अभी के क्या है इसमें, Boltzmann constant. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है आर अपॉन एन ए, यानी कि जो गैस कांस्टेंट है उसको आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। सवाल में दोनों तरह से आ सकता है ना, सवाल दोनों तरह से आ सकता है। तो के की वैल्यू आपकी होती है आर अपॉन एन ए, इसमें आर तो हो गया आपका, बोलो क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, Gas constant. Yes, sir. एन क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर हो गया। तो Gatter's वैल्यू number. भी आप निकाल सकते हो, के की वैल्यू है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, ठीक है। आगे चले। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो एन को एम अपॉन कैपिटल एम से भी, ठीक है। इसमें Yes, स्मॉल sir. एम और कैपिटल एम क्या हो जाएंगे, स्मॉल एम इज द मास ऑफ गैस Yes, sir. एंड कैपिटल एम इज द मॉलिक्यूलर मास। कितना Yes, sir. मास की गैस आपने डाली है वो होगा स्मॉल एम, लेकिन कैपिटल एम वो नहीं होगा। कैपिटल एम क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास समझते हैं ना सब लोग, Yes, Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. पूछ लूं, एक सवाल पूछ लूं, Yes, N2 का sir. मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 28. 28. सबको समझ में आता है ये? Yes, sir. Yes, sir. 28 रफली ग्राम पर मोल, ग्राम पर Yes, मोल sir. में निकालते हैं ना मोलर मास, Yes, sir. ठीक है। 28, वेरी गुड। चलो भाई, अगर ये सब पता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे चल सकते हैं लाइफ में आए तो m अपॉन कैपिटल M इंटू आर टी बना फॉर्मूला हमारा। इस v को हम नीचे ले गए तो ये बन गया p इक्वल्स टू m अपॉन v इंटू आर टी बाई एम, और m अपॉन v क्या बन जाती है, डेंसिटी, मास पर यूनिट Density. वॉल्यूम, है ना। तो रो आर टी बाई एम भी बन जाता है आपका फॉर्मूला प्रेशर का आइडियल गैस के केस में। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले आपको इनफैक्ट याद रखने हैं, है ना। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रिलेशनशिप भी याद रखना है आर के साथ में, ठीक है। जो ग्रीन बॉक्सेस है ना, एटलीस्ट उनको रिवाइज करके चले जाना पेपर में। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. नाउ लेट्स डिस्कस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। होता क्या है जब गैसेस किसी जैसे लेट्स से कंटेनर में आपने स्टोर करके रखी, ठीक है, तो जो ऑब्वियसली गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो उनकी वजह से एक मोमेंटम ट्रांसफर होता है टू द वॉल जिसके अंदर आपने उसको कंटेन करके रखा हुआ है। सो द मोमेंटम ट्रांसफर टू अ कंटेनर वॉल पर सेकंड पर यूनिट ऑफ इट्स सरफेस एरिया इज गिवन बाय, इज मतलब इट इज बेसिकली exerting a pressure
और उस एवरेज प्रेशर को, मतलब उसी को एवरेज प्रेशर बोलते हैं, सॉरी, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो तो ये लाइन क्या बोल रही है, डेल्टा P पर यूनिट टाइम, यानी डेल्टा P अपॉन T। Yes, sir. ट्रांसफर पर Yes, sir. सेकंड का मतलब यही हुआ। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं क्या, Yes, sir. फोर्स बोलते हैं पर यूनिट ऑफ इट्स सरफेस एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि क्या बन जाता है, प्रेशर ही बनता है। Pressure. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ओनली, कि जो गैसेस हैं वो कितना प्रेशर लगा रही है ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला कम्स आउट एज 1/3 रो VRMS होल स्क्वायर। VRMS क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पता है Yes, सब। sir. अभी फॉर्मूला भी Yes. डिस्कस करेंगे इसका आगे, है ना, कैसे निकालते हैं VRMS को। ठीक है, रो सबको पता है क्या होता है, Yes, sir. Density. Yes, हाँ sir. बिल्कुल। ठीक है, एक सवाल दिया हुआ है नीचे, जेई मेंस में आया हुआ है 2021 में, इसका आंसर बता दो जल्दी से। दिख रहा है सबको सवाल, Yes, sir. हाँ जी, इसको सॉल्व कीजिए सब लोग। ऑन द बेसिस ऑफ KTG the gas exerts pressure because its molecules। Sir, fourth option. बताओ बताओ भाई, आंसर बताओ सब लोग, केवल क्लास में बैठना नहीं, चुपचाप आंसर भी करना है। अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन, Yes, sir. है ना। ठीक है, द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट क्यों कर रही है गैसेस, क्योंकि वो चेंज इन मोमेंटम को सफर कर रही है। ठीक है, जब वो वॉल से टकरा रही है तो मोमेंटम चेंज सफर कर रही है ना, मोमेंटम चेंज हो रहा है सिस्टम का, गैसेस का। क्या गैसेस क्या कर रही है, मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है ना, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो जा रहा है वॉल्स पे। क्लियर है भाई सबको। Yes, Yes, sir. sir. ये एवरेज प्रेशर है जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं ना, एवरेज प्रेशर है, ये तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि RMS वैल्यू ले रहे हैं वेलोसिटी की भी। Yes, sir. और कैलकुलेट वैसे भी एवरेज प्रेशर ही कर पाएंगे यार, ठीक है, एक पॉइंट पे Yes, कैलकुलेट sir. करना तो मुश्किल होता है। चलो, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, मैक्सवेल के ऊपर भी सवाल आते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने हमें बताया था कि कौन कौन सी तरह की वेलोसिटीज हो सकती है और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो पार्टिकल स्पीड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोज हाउ द स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एन आइडियल गैस। इन केस ऑफ आइडियल गैस हम तीन तरह की वेलोसिटीज की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं जनरली। एक हो गई मोस्ट प्रोबेबल, क्या हो गई, Most Most probable. Most probable. ठीक है, एक हो गई एवरेज, एवरेज स्पीड, Yes, sir. ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक हो गई रूट मीन स्क्वायर स्पीड। Yes, sir. ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब इनका इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉर्मूला, √2RT/m। इसके डेरिवेशंस तो नहीं करवाओगे ना, डेरिवेशंस या डिटेल्स में तो जाना नहीं है ना अभी हमें। ठीक है, फॉर्मूला sir. डिस्कस कर लेते हैं इसके, क्या, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं वैसे भी क्वेश्चंस। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको मैं बता देता हूँ क्या होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है जैसे 100 में से अगर 60 मॉलिक्यूल्स हैं एक ही तरह के, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड है उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे कि मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, क्या बोल रहे हो तमन, नहीं, most probable. आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, दोबारा बोलो। सर, मैंने वो नाम ही बोला था स्पीड का, और नहीं कुछ बोला। अच्छा, मुझे लगा कोई डाउट पूछ रहा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी भाई, मोस्ट लाइकली वेलोसिटी, है ना, यानी कि या फिर वेलोसिटी पजेस बाय द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, जिन मॉलिक्यूल्स का, एक तरह के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है ना, उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी, जैसे मान लो तुम में से 30 में से तो कम से कम 12 बच्चे, ठीक है, 12 नहीं तो ऐसा एक काम करो 18 बच्चे ले लेते हैं, 30 में से 18 बच्चे पंजाब से हैं। ठीक है, अब पंजाब वाले बच्चों की मान लो स्पीड है कुछ x, और बाकी 12 जो बचे, 30 में से जो 12 बचे, उनकी कुछ अलग अलग है, y z, ठीक है, p y q, जो भी है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, X. x, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं सेम तरह के, उनकी स्पीड कितनी है, x। समझ में आया सबको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। Yes, sir. Yes. उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, √2RT/m से। इसमें r तो गैस कांस्टेंट होता है,
T होता है टेम्परेचर, पता ही है आप लोगों को, और M क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। Molecular mass. Yes, ठीक है, sir. क्लियर है सबको ये बात? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एवरेज सेम तरीके से हो जाएगी √8 RT बाई पाई एम। क्या हो जाएगी, 8 RT बाई पाई एम। और RMS हो जाएगी √3 RT बाई एम। ठीक है, एवरेज जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वही हुआ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कैलकुलेशन पर्पज से हमने ये टर्म डिफाइन करी है और इसका हम यूज भी इसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो अधिकतर जगह पे आप देखोगे कि RMS वेलोसिटी का ही यूज किया जा रहा है, अधिकतर जगह पे RMS वेलोसिटी का ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड का ही एक तरह से मेजर होता है, कैलकुलेशन का तरीका होता है। ठीक है, Yes, sir. और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वही करना होता है आपको, बस उल्टा है ना, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन और स्क्वायर तीनों का यूज होता है इसमें, इसलिए इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, आपने और भी कहीं पे यूज देखा होगा इसका, केमिस्ट्री में भी देखा होगा। आगे चलें। Yes, sir. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब बातें आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना है ना। अधिकतर सवाल इन फॉर्मूला, इन जो 3 फॉर्मूले लिखे हैं ना आपकी आंखों के सामने ग्रीन कलर के बॉक्स में, उन पे बनते हैं। ठीक है, अब ये मैक्सवेल की ग्राफ की बात अगर हम करें, इस पे भी सवाल आ सकता है। तो इसने एक ग्राफ बनाया, मैक्सवेल जो सर थे उन्होंने एक ग्राफ बनवाया हमसे। उन्होंने बोला कि अगर हम वेलोसिटी के साथ एनवी का ग्राफ बनाते हैं, ये एनवी क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड्स। केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है एन, ना ही नंबर ऑफ मोल्स है। क्या ये बात क्लियर है सबको, कंफ्यूज नहीं होना है ना। नंबर ऑफ मोल्स नहीं है ये, आवाज आ रही है? Yes, sir. क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो साथ में, Per, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे, per unit range of speed. पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, यानी कि एक रेंज में अगर हम बात करें, जैसे मान लो 70, लेट से यूनिट कुछ भी ले लो, जैसे मीटर पर सेकंड ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, 70 मीटर पर सेकंड किसी की स्पीड हुई। ठीक है, और 71 मीटर पर सेकंड किसी और मॉलिक्यूल की स्पीड हुई। तो 70 से 71 का जो रेंज है ना, उस रेंज में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, वो आपका एनवी रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? Yes, sir. रेंज में, एक इंटरवल में कितने मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आपका एनवी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ इसी के बीच में बनाना है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ नहीं बना देना वी का ग्राफ। ठीक है, तो जब हम ये एनवी के साथ वी का ग्राफ बनाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑब्वियसली किसकी मिलती है, मोस्ट वेरिएबल स्पीड मिलती है। ठीक है, वी वी एम, क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक बार एनवी का बता दो। एनवी बता देता हूं मैं दोबारा से। एनवी का मतलब हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड्स। जैसे कि आपने यहाँ पे रेंज लिया कुछ, है ना, यहाँ पे मैंने ये रेंज लिया, यहाँ पे मेरी वैल्यू थी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और 11 मीटर पर सेकेंड जो नेक्स्ट मेरी वैल्यू थी। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ वाई और एक्स का, तो मैं कुछ ना कुछ वैल्यू देता हूँ ना, जैसे एक्स की वैल्यू मैंने 0 दी, फिर 1, फिर 2, ऐसे चलते हैं ना एक्स के वैल्यू एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वैसे ही वी की वैल्यू चल रही है आगे ना, वी की वैल्यू आगे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 11 हो गया। तो ये 10 से लेकर 11 के बीच में जो रेंज है, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये एनवी बता रहा है। बात समझ में आई? आपको रेंज में डिस्कस करना है सब कुछ, ऐसे रेंज में चलेगा, है ना, कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है। 10 पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, 10 से 11 के बीच में ब्रैकेट में कितने रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स है, वो हम प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। समझ में आया अभी? यस सर। वैसे तो इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, पर अगर गलती से ग्राफ आ गया तो तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात, क्योंकि हो सकता है सवाल में वो निकलवा ले आपसे या पूछ ले ना, तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोस्ट वेरिएबल वेलोसिटी वाली रेंज में ही आ रहे हैं। क्या दिख रहा है सबको ये ग्राफ? Yes, sir. और सबसे ज्यादा स्पीड या वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है भाई? वीआरएमएस की। वीआरएमएस की वैल्यू आ रही है सबसे ज्यादा। ठीक है, यस सर। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ये तो नहीं बोलेगा सर ग्राफ की तो सबसे ऊंचा पॉइंट ये है सर, आप तो बोल रहे हो ये आ रही है। ये जो पॉइंट है ये तो एनवी रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, वाई एक्सिस पे है एनवी, है ना, एक्स एक्सिस पे तो वेलोसिटी है, तो सबसे ज्यादा तो वीआरएमएस है। ये दिख रहा है सबको?
ये वाली Yes. वैल्यू बड़ी है इस Yes. वेलोसिटी की ना, इस वाले से, ठीक है। Yes, sir. चलो भाई, तो ये याद भी रखेंगे, सबसे छोटा होता है वैल्यू वीएमपी, फिर आता है एवरेज, फिर आता है आरएमएस फॉर अ गिवन गैस एट टेम्परेचर, टी टेम्परेचर पे अगर कंसिडर करें हम, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूले से भी तो दिख रहा है यार, देखो ये तो √2 RT/m है ना, और ये √3 RT/m है, तो 3 तो 2 से बड़ा होगा नहीं होगा, Yes, sir. है ना। तो आरएमएस एमपी से बड़ा तो वैसे ही हो गया, और एवरेज बोल रहा है 8/पाई, यानी कि 8 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 3.14। समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो 3 से तो बड़ा छोटा ही होगा ये, Yes, sir. है ना, और 2 से बड़ा होगा, तो इस वजह से वीएमपी, फिर वी एवरेज, फिर वी आरएमएस, ऐसे चलता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एरिया अंडर द कर्व गिव्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली सिंस एनवी और वी का ग्राफ है, अगर आप पूरा ये एरिया निकाल लेते हो उस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने प्रेजेंट है उस गैस में वो दे देगा। आगे चलें। Yes. Yes. मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज बहुत ही इजी चीज है, लेकिन इस पे सवाल बन जाता है। अ पार्टिकल स्पीड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोज हाउ द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एन आइडियल गैस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने पहले टी पे लिया था सब कुछ, है ना, पहले आपने सब कुछ टी पे लिया था, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए ना। Yes, sir. टेम्परेचर Yes, जैसे sir. आप बढ़ाओगे तो वीएमपी बढ़ जाएगा। Yes, sir. मोर मॉलिक्यूल्स हैव हाई स्पीड, ज्यादा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हाई स्पीड होगी। कैसे पता चला मुझे? सारे फॉर्मूले देखे मैंने, क्या सारी स्पीड, सारी वेलोसिटीज टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? Yes, sir. ध्यान से देखो, कोई सी भी वेलोसिटी ले लो, अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगी तुम्हें, दिख रही है, Yes, sir. है ना। Yes. तो एक बात समझ में आई इस चीज से कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगी। Yes, Yes, sir. sir. इससे Yes, मुझे sir. पता चला है कि एनवी वर्सेस वी में जो ग्राफ है मेरा, टेम्परेचर बढ़ाने से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये ग्राफ समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चले आगे चले। Yes, sir. Yes. डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेज अ मॉलिक्यूल कैन पार्टिसिपेट इन कंट्रीब्यूटिंग टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? पैरामीटर है बेसिकली, जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है ना, जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनाने में उसी मॉलिक्यूल की, ठीक है, कितनी तरीके से कर सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से एनर्जी बनती है, ये तो पता होगा आप लोगों को। Yes, Yes, sir. sir. अरे पता है ना, तो देखो जैसे नीचे हमने तीन तरीके से, तीन मोड से दे रखा है, उससे भी समझ में आता है हमें कि अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनली मूव कर रहा है तो भी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो, होगी नहीं होगी? Yes, Yes. sir. Yes. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे उसको। अगर कोई पार्टिकल रोटेशन कर रहा है, सीधा नहीं चल रहा है, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो भी उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो, होगी नहीं होगी? होगी, sir. है ना। लेकिन तरीके तो दोनों अलग हो गए, एक तो ट्रांसलेशन हुआ, एक रोटेशन हुआ, लेकिन दोनों मैकेनिकल एनर्जी में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं। तो कितने अलग अलग तरीके हैं, वो चीज रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक पैरामीटर बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया सबको? Yes, sir. जनरली तीन तरह की होती है जो कि हम डिस्कस करेंगे, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। वाइब्रेशन समझते हो सब लोग? कोई वाइब्रेट कर रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ऑसिलेशन से भी आप समझ सकते हो। तो वाइब्रेशनल मोड जो हुआ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। हर एक मोड के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जब हम वाइब्रेशनल की बात करेंगे, और ये जनरली बहुत हाई टेम्परेचर पे अकर करती है। जो दोनों पॉइंट मैंने आपको लिख रखे हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ट्रांसलेशनल की बात करोगे तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। कितनी होती है बेटा? 3. 3 होती है ना, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में भी ट्रांसलेशन हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. वाइब्रेशन जनरली, जैसे अगर आप एक कंसिडर करो एक मॉलिक्यूल है, अब वो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे कर रहा है, तो जनरली उसका 2 ही डायरेक्शन में माना जाता है कि वो मूवमेंट कर रहा होगा, है ना, या कंट्रीब्यूट कर रहा होगा मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसका 2 लेते हैं हम। ट्रांसलेशन में 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हो सकता है, इसलिए उसका 3 ले लेते हैं। और रोटेशन भी 3 तरीके से हो सकता है क्या? रोटेशन थ्रू एक्स Yes, एक्सिस, sir. वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अक्रॉस
तीनों एक्सिस पे रोटेशन हो सकता है, तो इसका भी 3 ले लेते हैं। ये क्लियर है? आगे चले। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं और उसके हिसाब से उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वेरी करती है। जैसे कि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही कंसिडर करते हैं जनरली, जो कि 3 होता है ना। एफ का वैल्यू कितना हो जाता है? 3. है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोनोएटॉमिक गैसेस जनरली छोटी होती हैं, स्मॉल इन साइज। क्या होता है ये? Small. साइज होता है। स्मॉल साइज के दिख रहे हैं सबको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, स्मॉल Yes, साइज sir. के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। मॉलिक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, तो जनरली उनको 0 माना जाता है उनकी रोटेशनल इफेक्ट को। समझ में आ रही है आपको? तो केवल उनका Yes. ट्रांसलेशनल जो मोड है वो हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि रोटेशनल को हमने ऑलमोस्ट 0 मान लिया है। क्योंकि जब बहुत ही छोटे हैं वो अगर, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं एनालॉगस था मास से। पढ़ाया था मैंने ये कि Yes, मास sir. के एनालॉगस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इस वजह से जब अगर आप उनका आई ही 0 अज्यूम कर रहे हो, तो फिर आप उनका रोटेशनल इफेक्ट भी क्या अज्यूम करोगे। तो दैट्स व्हाई द ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट एग्जिस्ट इज ट्रांसलेशन। ठीक है। कुछ Yes, पूछ रहा sir. था कोई, मोनिका आपको कुछ डाउट था क्या बच्चा? नो सर, गलती से हो गया था। कूल। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं, अदरवाइज थ्योरी में ही निकल जाएगा हमारा पूरा क्लास, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में जब हम डायटोमिक पे आते हैं, डायटोमिक के केस में क्या हो जाता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों आ जाते हैं कंसिडरेशन में। ठीक है। सॉरी, ट्रांसलेशनल के साथ साथ में वाइब्रेशनल भी आ जाता है। ठीक है। तो सिंस मॉलिक्यूल्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे कि आप देख सकते हो H2 का अगर आप मॉलिक्यूल बनाओगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ऐसा कुछ बनेगा क्या बेटा? Yes, sir. ठीक है। 2 है ना मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड बाय अदर हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है सबको? एक लीनियर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, Yes, sir. है ना। तो जैसे कि आपने इसको एक्स एक्सिस पे रख दिया, इन केस आपने इसको रख दिया एक्स एक्सिस पे, तो अगर आपकी टेम्परेचर कम है, अगर आपका टेम्परेचर कम है, तो उसमें 3 तो ट्रांसलेशन की वजह से आ जाएगी, वीएक्स, वीवाई और वीजेड। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. डायटोमिक एक्स में भी ट्रांसलेशन कर सकता है, वाई में भी कर सकता है और जेड में भी कर सकता है। तो 3 तो ये हो गई, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. है ना? Yes, और sir. 2 हो गई रोटेशन की वजह से। अब आप बोलोगे सर रोटेशन की तो 3 थी, 2 कैसे हुई फिर? रोटेशन की तो 3 बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, फिर 2 कैसे हुई बताओ? नहीं समझ में आया? अरे बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नो सर, नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ट्रांसलेशन 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स, वाई और जेड। यस सर। Yes, sir. इस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुई है, क्योंकि 3 तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा ना मैकेनिकल एनर्जी में। एक्स में जाएगा तब भी करेगा, वाई में जाएगा तब भी करेगा, जेड में जाएगा तब भी करेगा। लेकिन रोटेशन के केस में सिंस वो रखा ही एक्स एक्सिस पे है, तो उस डायरेक्शन में तो उसका मोमेंट ही रिस्ट्रेन हो गया। Yes, sir. हाफ आई Yes, sir. ओमेगा एक्स स्क्वायर, याद है मैंने बताया था कि अगर उसी से पास कर जाता है आपका एक्सिस, तो फिर रोटेशन नहीं हो पाता है ना। Yes, तो sir. ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला, आई ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऑब्वियसली, वो तो 0 हो जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में तो कंट्रीब्यूट हो नहीं पाया, है ना। Yes, sir. मॉलिक्यूल्स आर अलोंग एक्स एक्सिस, तो उस एक्सिस के थ्रू जो एक्सिस पास कर रहा है, उस एक्स एक्सिस के थ्रू वो तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा। तो वाई डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है मॉलिक्यूल्स का और जेड डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस वजह से रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आप कितनी कंसिडर करोगे? 2। तो टोटल कितनी होगी? 3 + 2 5। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? लो टेम्परेचर पे होता है ऐसा, ये बात भी ध्यान रखना। कई बार सवाल में मेंशन होता है कि हाई टेम्परेचर पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है, तो फिर उस केस में आप 5 नहीं लिखोगे डायटोमिक के लिए, 7 लिखोगे। जो ये +2 होती है एक्स्ट्रा, ये होती है वाइब्रेशनल की वजह से। किसकी वजह से होती है ये? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, है ना। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या उनका वाइब्रेशन भी हो सकता है क्या? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. समझ में आ रही सबको ये बात, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सिस्टम का, तो उसमें वाइब्रेशनल मोड भी काउंट होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी काउंट होगी। और वाइब्रेशनल हमें पता है कितनी होती है? 2।
पढ़ाया Yes, था मैंने थोड़ी देर पहले 2। तो आपका कितना हो गया 5 + 2 7 आंसर आ गया। क्या समझ में आया सबको 5 और 7 दोनों का कॉन्सेप्ट? yes sir. ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे से डीप में पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, बिल्कुल ऐसे हवा हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके सवाल गलत नहीं करने हैं और इसके अलावा कुछ और पढ़ना भी नहीं, जितना नोट्स में है उतना काफी है। ठीक है, इसको रिवाइज करके चले जाना एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर है भाई? अभी तक सब क्लियर है जो पढ़ा है? Yes Yes, sir. Yes. अब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और क्यों है। तो अब तुम पॉलीएटॉमिक के लिए भी बता सकते हो, क्योंकि पॉलीएटॉमिक में 2 केसेस बनेंगे। अगर हमारा बन गया लीनियर, ध्यान से सुनना, अगर पॉलीएटॉमिक के केस में लीनियर स्ट्रक्चर है, किसका होता है? CO2 का होता है। Yes sir. हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो CO2 के केस में तो फिर से वही लाइन में आ गए सारे मॉलिक्यूल्स, बोलो। Yes sir. अगर लाइन में आ गए तो फिर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 ही होने वाला है ना बेटा। अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, देखो। अगर लाइन में आ गए, एक एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो वही 3 + 2 ही तो होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ रही है सबको ये बात? मूवमेंट कहाँ हो पाएगा उसका? जहां जहां हमारे हाइड्रोजन एटम का हो पा रहा था, O2 का हो पा रहा था, नाइट्रोजन का N2 का हो पा रहा था, मतलब हाइड्रोजन गैस का हो पा रहा था, O2 N2 का हो पा रहा था, वहीं CO2 का भी हो पाएगा। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है CO2 का। ठीक है, अगर वाइब्रेशनल मेंशन नहीं है तो, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वाइब्रेशनल DOF अगर मेंशन है तो 5 नहीं लेंगे, फिर 7 लेंगे। ये बात क्लियर है सबको? Yes sir. Yes. ये पहले भी मैंने क्लियर कर दिए। सर ये वाली लाइन एक बार ही रिपीट करना। अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन नहीं है, हाई टेम्परेचर्स मेंशन नहीं है, तो लीनियर पॉली एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 कंसिडर करना है, 5 लेना है। क्यों? क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है ना, तो फिर डायटॉमिक की तरह ही बिहेव करते हैं वो। इज दिस क्लियर? Yes sir. वाइब्रेशनल अगर दे रखा है तो उसका भी कंसिडर कर लेना +2। अगर नॉन लीनियर है तो क्या? अभी लेकिन लीनियर का तो ले लिया एक्सेप्शन, लेकिन पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे? तो जैसे H2 हो गया, है ना, Yes sir. CH4 हो गया, मेथेन हो गया, दिख रहा है सबको मेथेन। Yes sir. पॉलीएटॉमिक के केस में, नॉन लीनियर के केस में तीनों एग्जिस्ट करेंगी। तीनों एग्जिस्ट करेंगी मतलब तीनों डायरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी। ट्रांसलेशन के लिए भी तीनों और रोटेशन के लिए भी तीनों, क्योंकि कोई तीनों। रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना बेटा। समझ में आ रही है? कोई से भी डायरेक्शन में आप उसको घुमा भी सकते हो और मूव भी करा सकते हो। क्या ये क्लियर है सबको? Yes sir. तो Yes, sir. ट्रांसलेशन का भी 3 हो गया और रोटेशनल का भी 3 हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है ना। 6 sir. वाइब्रेशन तो हमने पढ़ ही लिया है कि तभी हम लेते हैं जब दिया हुआ हो, तो अलग से दिया हुआ हो, है ना, या फिर हाई टेम्परेचर कंडीशंस हो। क्लियर है यार? तुम लोग बोलते कुछ नहीं हो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा अब तुमको। Yes. कमाल है यार। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इक्विपार्टीशन लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, total energy is distributed equally amongst all degree of freedom with the average energy associated with each degree of freedom equal to kT/2। तो जो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड होगी ना हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से, जैसे 5 है तो 5 अलग अलग होगी, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसकी वैल्यू होगी K × T/2। K सबको पता है क्या होता है? गैस कांस्टेंट, है ना, गैस कांस्टेंट। सॉरी माय बैड, R होता है। K इज द Yes. बॉल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। और T क्या हो गया? Temperature. टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2 पर मॉलिक्यूल। अगर पर मोल लेना है तो फिर RT/2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? RT/2. समझ में आ रहा है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Yes Yes sir. sir. ठीक है, KT/2 तब लेंगे जब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर पर मोल की बात करें तो RT/2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि Yes, sir. KT/2 में हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एवोगैड्रो नंबर से। Yes sir. Sir. नहीं समझ में आया? आगे sir. K × Na की वैल्यू क्या होती है? R ही तो होती है बेटा, Gas constant. Yes sir. है ना। तो K को जब आप मल्टीप्लाई करोगे Na से तो R बन जाएगा, तो RT/2 बन जाएगा। और Na से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? कि आप पर मोल निकालना चाह रहे हो। समझ में आई बात? Yes Yes sir. sir.
ये बहुत कॉमन चीज है, इसमें गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि kT/2 पर मॉलिक्यूल के लिए लेंगे और पर मोल के लिए RT/2 लेंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस इज F डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इंटरनल एनर्जी जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो हो जाती है F इंटू RT/2, और अगर n मोल्स ऑफ गैसेस हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देना, इतनी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी। ये फॉर्मूला पता है सबको, समझ में आता है? यस सर। F की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या रखोगे F की जगह? डिग्री ऑफ फ्रीडम, n क्या है? n मोल, नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स। गैसेस, कितने मोल्स ऑफ गैसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मिक्सिंग गैसेस। इक्विवेलेंट F फॉर अ गैसेस मिक्सचर, ये तो फॉर्मूले से ही समझ में आता है, समझ में आ जाएगा हमें। अगर सेम टेम्परेचर पे हमने बहुत सारी गैसेस मिक्स कर दी हैं तो जो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? N1F1 प्लस N2F2 अप टू NFFN NFN डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, सारे नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐड कर देना। फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैसियस मिक्सचर अगर हम निकालना चाहें सेम तरीके से तो वो हो जाएगा F1N1T1 प्लस F2N2T2 आगे कंटिन्यू डिवाइडेड बाय F1N1 प्लस F2N2। बस ये बात ध्यान रखना कि फाइनल टेम्परेचर जो आप निकाल रहे हो बेसिकली है गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर मिक्स्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन थर्मली इंसुलेटेड वेसल, यानी कि एक्सटर्नली कोई टेम्परेचर चेंज करने नहीं आ रहा है तुम्हारा। और थर्मली इंसुलेशन का मतलब ये भी होता है कि इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहने वाली है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस। फाइनल टेम्परेचर जब निकलवाएगा किसी गैसियस मिक्सचर का आपको, तो ये बात ध्यान रखना कि वो थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा है। ऐसा नहीं वॉल्यूम चेंज कर दिया है ना, कुछ तुमने गैस अंदर फिल करी होगी तो उतनी रहेगी, ऐसा नहीं वॉल्यूम चेंज कर दिया, निकाल ली या डाल दी उसमें और फिर नहीं निकाल पाओगे तुम इस फॉर्मूले से, है ना। तो ये बेसिक चीजें जो हमें समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, लास्ट की कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, मीन फ्री पाथ और मीन फ्री टाइम। मीन फ्री पाथ क्या होता है? द फ्री पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना। जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन किया, अब जो अगला कोलिजन होगा अगले मॉलिक्यूल से उसके बीच में कितना लेंथ कवर किया है इसने, यानी कि वो लेंथ जिसमें कि कोई कोलिजन नहीं हुआ। बात समझ में आई? यस सर। कोलिजन करे बिना जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक मॉलिक्यूल ने उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस सर। 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। इसमें डी हो जाता है डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल, एन हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन एन इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एक ही अल्फाबेट है, एक ही वेरिएबल है और अलग अलग फॉर्मूले में यूज हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मीन फ्री पाथ वाले फॉर्मूला में स्मॉल एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स नहीं होती, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। लैम्डा निकालने के लिए आएगा सवाल में, तो ध्यान रखना। अच्छा, एन अपॉन वी का यूज करते हुए हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पीवी इक्वल्स टू एन के टी में, है ना, कैपिटल एन इंटू के इंटू टी। इसमें एन क्या हो गया? अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, और के हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कौन? बोल्ट्जमैन कौन? ठीक है। और स्मॉल एन तो अभी अभी डिस्कस किया ही है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये रिप्लेस करने से लैम्डा का फॉर्मूला एक और बनता है विच इज के टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी, ठीक है। एन को जब आप पी बाई के टी से रिप्लेस करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। कई बार प्रेशर भी दिया हुआ होता है तो उसका यूज कर सकते हैं हम मीन फ्री पाथ निकालने के लिए। आगे चलें, यस Yes. सर। यस सर। चाहो तो फॉर्मूला नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद करना है, एटलीस्ट इसमें कौन सी चीज न्यूमरेटर में कौन से डिनोमिनेटर में आती है ये तो याद रखना कम से कम, ठीक है। आगे चलें। यस सर। यस। सिमिलरली मीन फ्री टाइम, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो लेंथ थी वो तो मीन फ्री पाथ था, और जितना टाइम लगेगा उसको बोल देंगे मीन फ्री टाइम। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन वी एवरेज। टाइम भी यही होता है, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है टाइम। यस सर। तो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री टाइम क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन एवरेज वेलोसिटी। For tau calculation, mean free time calculation, depending on problem we need to find dependence of tau,
विद वेरिएबल्स, यानी कि आपके जो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, उनके साथ क्या डिपेंडेंस है टाउ की, आपको वो देखना पड़ेगा जब आप कैलकुलेट करोगे ना मीन फ्री टाइम तब। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर टेम्परेचर और प्रेशर को तुमने चेंज करा दिया, कांस्टेंट नहीं रखा, तो लैम्डा सिंस होता है kt अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अंडर रूट 8 RT अपॉन m। सर दोनों पाई चीजें भी आएगा, क्या बोल रहे हो बेटा? सर पाई भी आएगा ना वी एवरेज में 8 RT बाई पाई m। अच्छा, मैं पाई लिखना भूल गया क्या? अच्छा हाँ हाँ, एवरेज वाले में तो पाई भी था ना, 8 RT अपॉन पाई m। ठीक है ठीक है सर ठीक है ठीक है, यहाँ पे पाई भी लिख लो, पाई। ठीक है, 8 RT अपॉन पाई m। लेमडा आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T अपॉन पी के। ठीक है, लैम्डा आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर के, और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी के। ठीक है, इससे हमें पता चला कि जो टाउ है वो होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी अपॉन पी के। ये समझ में आता है कि सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। यस सर। ठीक है, ये याद रखना है। एक बेसिक सी चीज है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन केटीजी के क्वेश्चंस में भी काम आ जाती है, और तुमने शायद केमिस्ट्री में पढ़ी भी होगी, तो डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस क्या होती है ना। गैसेस ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, और जनरली हम किसकी बात करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम वाली और कांस्टेंट प्रेशर वाली की, राइट? सीवी और सीपी, पता है ना सबको? ये सीवी और सीपी के बारे में पता है या नहीं? पता है सर। Yes. ठीक है, Yes, sir. स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करी जा रही है तो उसको बोलेंगे सीवी, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट की जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सीपी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट होती क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? सर जब एक केल्विन टेम्परेचर राइज करने पे जो हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं। हाँ, एक जनरल डेफिनेशन, मतलब कुछ भी, वट एवर यू अंडरस्टैंड विद दिस टर्म। अगर हमें एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ठीक है, तुम तो यूनिट बोल दो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। अगर एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करना है हमें किसी मास का, एक यूनिट मास का, तो उसको कितनी हीट दोगे तुम? बात समझ में आ रही है? यस द सर। अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू आर गिविंग, ठीक है, टू दैट वन यूनिट ऑफ मास, सब्सटेंस का वन यूनिट ऑफ मास, इन यस ऑर्डर सर। टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट। समझ में आई सबको बात? इसको आप यस स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हो, है ना? सी से यस represent सर। करते हैं ना, वो बोलते हो। आगे चले। Yes, sir. यस सर। अब ये सारे फॉर्मूले जो भी हैं, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। तुम्हारा जो काम का फॉर्मूला है वो ये बॉक्स में कह दे, इसको याद रखना। सीपी माइनस सीवी होता है आर, है ना? आर पता ही है क्या होता है सबको? यस Yes, सर। Yes, sir. और सीपी अपॉन सीवी होता है गामा। ये दो फॉर्मूले Yes. सबको पता होने चाहिए। ठीक है, गामा को जनरली आप 1+2/f भी बोलते हो, जिसमें f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? Yes, गामा sir. को आप जनरली f+2/f से भी रिप्रेजेंट करते हो किसी भी गैस के लिए, जिसमें f क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दो तरीके से आप गामा को कैलकुलेट कर सकते हो, कांस्टेंट होता है। आगे चलें। Yes, sir. yes, yes, sir. एडियाबैटिक प्रोसेस में भी यूज करते हैं गामा को, राइट? Yes. चलो Yes, भाई, sir. सवाल जवाब खेलते हैं थोड़ा। अभी तक जो डिस्कस किया उसमें किसी को डाउट है क्या बच्चा? No, sir. पक्का? Yes, sir. इतना सफिशिएंट है डिस्कशन थ्योरी का? Yes, sir. Yes. हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आया सर चैप्टर अभी भी और हमें पूरा पढ़ना है? No, sir. No, क्लियर है sir. ना? मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन आपको इनफ होगा सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, Yes, sir. चलो, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे तो जल्दी जल्दी हम ज्यादा सवाल सॉल्व कर पाएंगे। मीन फ्री पाथ लेट्स से L फॉर अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डायमीटर। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता है इसका, लैम्डा का? Lambda is 1 equal to upon 1 under upon root 2 2 pi and d pi d square. square. 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर D एन, square and Yes, sir. है ना? तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया? डी स्क्वायर के। D square. Yes, sir. बहुत ही इजी सवाल था। तो एल दे रखा है लैम्डा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन, है ना? Yes, sir. 2020 में पूछ रहे हैं, बताओ 2020 वाले बच्चों को बहुत मजा आए थे, पता है? मतलब वैसे तो
कहना नहीं चाहिए क्योंकि कोविड था उस टाइम पे, ऑब्वियसली डिफिकल्ट था सबके लिए वक्त, बट पेपर थोड़ा इजी आया था उस टाइम। तुमने भी सवाल करे होंगे ना 2020 के, तो मैं नोटिस होता होगा, थोड़ा रिलेटिवली काफी इजी सवाल थे, है ना। चलो आगे करो। जेई मेंस 2021 में एक सवाल आया था, इसको सॉल्व करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर दे रखा है। अज्यूम द मॉलिक्यूलर डायमीटर 0.3 नैनोमीटर एंड द गैस इज आइडियल। के की वैल्यू भी दे रखी है। आई गेस आप कर पाओगे इसको। हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। Good. फॉर्मूला तो सबको समझ में आ रहा होगा, कौन सा यूज करना है? Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा इक्वल्स टू KT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। Yes, sir. KT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। ठीक है भाई? Yes, sir. बस सब चीजों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। के की वैल्यू क्या लोगे? 1.38 into 10 is power 1.38 into minus 10. 20. हाँ, दी भी हुई है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी जो दिया हुआ है वही लेना है। ठीक है। डायमीटर किस में लेना है? मीटर्स में। डायमीटर किस में Yes लेना है? sir. मीटर में। टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में, क्योंकि केल्विन एब्सोल्यूट में। में. की बात हो रही है ना, तो केल्विन में लेना है। प्रेशर किस में लेना है? पास्कल्स में। पास्कल में। किस में लेना है प्रेशर? पास्कल में, है ना। पास्कल। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल दिया भी हुआ है। हम्म। क्योंकि लिखूं यहाँ पे ये सब चीजें में? नो सर। पता वैसे होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, आप पहली दफा कर रहे हो सवाल को, तो मैं आपको बता रहा हूँ डायमीटर को मीटर्स में लेना है। ठीक है। और क्या चीज हुई बची? बाकी सब तो कर लोगे तुम। हाँ, डी आ रहा है। Yes, sir. 102 नैनोमीटर। अच्छा, कैलकुलेट किया भी है डिम्पल? Yes, sir. काफी जल्दी कर लिया बहुत, इसमें तो टाइम भी लगता है काफी। चलो अच्छी बात है। तुम्हारा कल टेस्ट है? Yes, sir. ऑनलाइन है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ भाई, डिस्कस करें। Yes.
Yes, sir. डी आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, बहुत बढ़िया, डी ही आंसर है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। करें, डिस्कस करें, Yes, sir. ठीक है। देखो इसमें ना ऐसा अगर सवाल आ जाता है तो अप्रोक्सीमेशंस में काम चलेगा, लेकिन आपकी जितनी हाथ प्रैक्टिस होगी ना कैलकुलेशन करने की, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वही हेल्प करेगी। अदरवाइज तुम इस क्वेश्चन में लगाओगे डेफिनेटली 3 से 4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। ये तो उनका बता रहा हूँ मैं, जो कि बच्चे पढ़ाई करते हैं। कि जो बच्चे बिल्कुल ही सवाल सॉल्व नहीं करते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही करते हैं केवल, उनको तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है फॉर्मूला पता होने के बाद भी, ठीक है। तो आपने अगर सवाल सॉल्व करोगे इस महीने भी तो आपको हेल्प मिलेगी। टेम्परेचर की वैल्यू जैसे कि आपको दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है टेम्परेचर की वैल्यू, 27 डिग्री सेल्सियस। तो कितना बन जाएगा ये, 300 केल्विन बन जाएगा। Yes, sir. टेम्परेचर कितना बन गया, 300 केल्विन, Yes, बोलो sir. है ना। Yes, sir. प्रेशर की वैल्यू एज इट इज ले सकते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, Yes, है ना। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Sir, 0.3 into 10 raised to power minus 9 का whole square. 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख सकता हूँ इसको मैं। Yes, sir. समझ में आया कैसे लिखा। Yes, sir, आ गया. तुम्हें दे रखा है 0.3 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर में दे रखा है ना, सॉरी, तो ये मीटर हो जाएगा, है ना। 0.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नहीं समझ में आया। Sir, आ आ गया गया. सर, आ गया सर। 3 एमस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं क्या इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये तो ही वो चीजें जो आपको पुट करनी है फॉर्मूले में। अब आप फॉर्मूले में जब पुट करोगे इसको, तो √2 इंटू पाई को आप 4.442 मान लिया करो। ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ मैं ये पूरा, वरना इसी में निकल जाएगा टाइम। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 4.442 मान लिया करो, ठीक है। इसको आगे याद रखना, √2 पाई का वैल्यू आप ये कंसिडर करके चलोगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है। बाकी तो कर लिया होगा यार तुमने, कैलकुलेट लैम्डा के इस फॉर्मूले में डालना है सब चीजें, है ना। कोई डाउट है किसी को। No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. ये आंसर आएगा। सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे ना कैलकुलेशन, तो ये सब वैल्यू पुट Yes, कर sir, लोगे। आ गया आंसर. अगला सवाल, सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसका डेंसिटी बताना है तुम्हें कितना होगा, आर का वैल्यू दे रखा है। हाँ जी, So, क्या हुआ, Um, नहीं हुआ, तो क्या, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें। कैलकुलेशन करे बिना अगर किसी ने आंसर दिया है ना मुझे, तो पिटाई होगी उसकी। सर ये किलो पास्कल है तो इसको पास्कल में चेंज करेंगे ना। हाँ करना पड़ेगा ना बेटा। सर 10 raised to power कैलकुलेशन, 3 से हाँ 10 raised to power 3 से करेंगे ना सर। हाँ बेटा, किलो का मतलब ही 10⁻³ होता है, राइट। यस सर, तो आंसर नहीं आ 249 रहा। इंटू 10⁻³ पास्कल हो जाएगा, है ना। आपको यस देखो सर. समझो, आपको डेंसिटी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर एंड ऑल ऑफ अदर थिंग्स, है ना, जो भी आपको गिवन है या आपको आप निकाल सकते हो जिनको, ठीक है। तो डेंसिटी का रिलेशन निकालो पहले तो वो तो आ गया. क्या आया, प्रेशर इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू रो आर टी. हाँ। ये अगर आपको ये वाला मतलब वो भी पता है ना फॉर्म इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन भी पता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को जल्दी डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोलता करने को, क्योंकि फिर वो रटना हो जाता है। बहुत सारे फॉर्मूले तुम ऑलरेडी पढ़ते हो और याद करते हो, उसमें थोड़े और ऐड हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं।
तो कैसे निकालते हैं हम वो आपको अगर पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है भाई, डिस्कस करें इसको। यस सर। Yes. Yes, इसका आंसर नहीं आया है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। कार्तिक का आ गया है, ओके। डिम्पल और मुस्कान का भी आ गया है, ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें प्रेशर हमने ले लिया है कितना, 249 इंटू 10⁻³ पास्कल। टेम्परेचर हम कितना ले लेंगे, 300 केल्विन। ये दिखने लगा होगा, है ना, 273 + 27, राइट। अब यस सर। डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी तक कैसे पहुंचोगे? तो तुमको ये तो पता है ना कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, yes, है ना, ये चीज तो तुम्हें बचपन से पता है। तो कहीं ना कहीं मास और वॉल्यूम लाना पड़ेगा। अब तुमको पता है आइडियल गैस की इक्वेशन तुम्हें बहुत हेल्प करती है ना, इन चैप्टर्स में। तो PV = nRT होता है, ये तो सबको पता होगा, और सब चीजें भूल भी गए होंगे अब तो, है ना। और स्मॉल n को तुम M/M भी लिखते हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने ये। Yes. अरे हाँ ना बोलो भाई। yes sir, Yes, sir. n = M/M, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, होता है, ठीक है। तो यहीं से बस आ जाएगा, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्या करोगे तुम, कैपिटल M को ऊपर ले गए और वॉल्यूम को नीचे ले आए। कैपिटल M को ऊपर ले गए और वॉल्यूम को नीचे ले आए, है ना। ये बन गया क्या तुम्हारा, रो। बोलो हाँ या ना बोलो भाई, yes sir, है ना। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, रो RT बोल सकते हो, yes sir, राइट। तो यहां से निकल जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला रो का, क्या हो जाएगा भाई, ये P × M/RT। ये क्लियर है, समझ में आया डेरिवेशन इस फॉर्मूले का। yes Yes, sir, sir. अब तो तुमको वैल्यूज रखनी है, क्या क्या वैल्यूज रखोगे भाई, रख दो वैल्यूज। प्रेशर रख दिया तुमने 249 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कैपिटल into M की वैल्यू क्या हो 10 जाएगी, minus 3. सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल M, क्योंकि तुम बाकी सब चीजों को फिगर आउट कर लोगे, कैपिटल M को फिगर आउट नहीं कर पाओगे। हाइड्रोजन गैस है सबसे पहले तो, अगर हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है तो इसका 2 ग्राम मास होगा, Yes, ग्राम, sir. yes sir, 2 ग्राम मास होगा। लेकिन आपको लेना क्या है, किलोग्राम में लेना है, क्योंकि ऑप्शंस को भी देखो ध्यान से, उसमें भी सब किलोग्राम्स में लिखा हुआ है, राइट। अरे हाइड्रोजन है ना भाई, दो होते हैं ना, H2 का Yes. कितना yes होता है, sir, 2 होगा, लेकिन 2 Yes, sir. ग्राम्स में होता है, राइट। हमको किसमें चाहिए, Kilograms. kilogram, किलोग्राम्स में चाहिए, है ना। तो किलोग्राम में कैसे लेंगे, 2 × 10⁻³ ये बात Yes, समझ में आई sir. कैसे। Yes, sir. Yes, sir. H2 है ना, H2 2 ग्राम पर मोल में लेते हो जनरली आप, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2 × 10⁻³ करोगे किलोग्राम में कन्वर्ट Yes, करने, sir. राइट। नीचे बताओ क्या क्या आएगा, R की वैल्यू दी हुई है, 8.3. ठीक है। अब ये जो पर मोल था ना नीचे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे तो कोई परेशान नहीं हो रहा ना, No, sir. मोल तो no कैंसिल sir, हो जाएगा नीचे, ठीक है। 8.3 मल्टीप्लाई बाय 300 yes, यूनिट्स, तो हम Yes. लिखेंगे, यूनिट्स को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 300, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 0.2 kg/m³। आगे चले, Yes. किसी प्रकार की संशय, डाउट कुछ नहीं, No, sir. cool. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from Earth's atmosphere? Now it's a good question. 2018 में आया था, अच्छा सवाल। अर्थ की एटमॉस्फेयर से निकल जाए ऐसा तुम्हें टेम्परेचर बताना है भाई, ठीक है। किस टेम्परेचर पे RMS स्पीड या RMS वेलोसिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इतनी हो जाएगी कि अर्थ के टेम्परेचर से बाहर निकल जाए। सब चीजें दे रखी, पर सबसे पहले आइडिया बताओ। So, उसको ना VRMS को, मतलब उसका फॉर्मूला आता है ना √3RT/mm, उसको ना हम 11.2 km/s से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी होती है। बहुत बढ़िया, जो बेसिक फंडा है वो सवाल खुद ही चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रहा है कि आपको VRMS को किसके इक्वल करना है, एस्केप वेलोसिटी के। किसके इक्वल करना है, Escape. Escape velocity. एस्केप वेलोसिटी के।
ये है आपका मेन फंडा। अगर ये समझ में आ गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला भी तुम पढ़ के जाओगे और एस्केप वेलोसिटी भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये पता है अर्थ के लिए? यस Yes, सर। sir. अर्थ के लिए होती है ये। चांद चंद्रमा या चंदा मामा का अगर बता दें तो सेम मत लिख के आ जाना। बात समझ में आई Yes, sir. ना? यस सर। मून पे अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है मून का कंसिडर करके, तो उसका वैल्यू नहीं लिखना है 11.2, है ना, फिर तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है इसका? √2GR। क्या होता है फॉर्मूला वीई का? √2 g √2GR। आर क्या होता है इसमें? रेडियस ऑफ अर्थ। Radius. रेडियस ऑफ द प्लैनेट। यस सर। रेडियस ऑफ अर्थ तो यहाँ पे लगा रहे हैं हम, 6.4 इंटू 10⁶मीटर, है ना। यस और जी की जगह 9.8 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 11.2। ठीक है, लेकिन अगर कुछ और दे दें, ऐसी हरकत करेगा नहीं, बहुत ही बचकानी हरकत है ये, है ना, बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है ये, लेकिन फिर भी कर सकता है एनटीए, कोई भरोसा नहीं है किसी का। तो अगर उसने कर दिया, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन सवाल गलत कर जाएगी तुम्हारा, तो 11.2 मत लेना, फिर जो भी √2GR में जो भी वैल्यू है पुट करके आंसर निकालना। आगे चलते हैं। वीआरएमएस को वीई के इक्वल करना है। वीआरएमएस की वैल्यू क्या लेने वाले हैं हम, क्या लगता है क्या लेनी चाहिए? सर जो आरटी वाला है ना, उसमें उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कन्वर्ट वेरी करके गुड, वेरी लेंगे। गुड। लेकिन होगा क्या? √3 kT बाय स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। बहुत बढ़िया। अब ये फॉर्मूला अगर आपने थोड़े से भी सवाल करे ना, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। कौन सा फॉर्मूला है? √3 वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ। देखो मैं यहाँ ऊपर भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, जहाँ हमने पढ़ा था। वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों? Under root √3 3 RT RT by बाय M. mm। √3RT/m, राइट। अगर हम इसमें आर को रिप्लेस करके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को लाना चाहें पिक्चर में, तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, बोलो? √3 kT बाय स्मॉल एम। √3 kT/स्मॉल m, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। ठीक है। Yes, sir. अब ये मत बोलना कि सर आया कैसे ये, है ना। अभी तक आर और के का तुम्हें सारा सब कुछ बता चुका हूं मैं, कैसे करना है इधर से उधर, अरे पता है ना। Yes, sir. यस एक बार सर। बताया बीच में मैंने, एक सवाल में बताया, देखो यहाँ पे भी बताया हुआ है ना, के को कैसे आर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज आपको जो वैल्यूज दी हुई है वो इसी फॉर्मूले में यूज करके आप निकाल पाओगे ना। स्मॉल एम की वैल्यू दी हुई है जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। तो क्या करना है बेसिकली, 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। 2.76 इंटू 10⁻⁻26 जो दिया हुआ है, इसको इक्वेट करना है किसके, 11.2 इंटू 10⁻³ के, किसके? 11.2 इंटू 10⁻³ कि किलोमीटर में डाल के क्या मिलेगा तुम्हें, मीटर में लेना पड़ेगा ना सब चीजों को, ऐसा यूनिट्स में डील कर रहे हैं हम, यस। है ना। 11.2 इंटू 10⁻³ से इक्वेट कर देना, तो इसमें तुम्हारे केवल टेम्परेचर की वैल्यू नहीं पता है, ये आ जाएगी, के बी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है। तो कितना आंसर आ रहा है भाई, किसी का आया? सेकंड ऑप्शन आ रहा है। 8.36 इंटू 10⁻⁴, है ना। यस सर। ये ऑप्शन, ये आया आपका टेम्परेचर का आंसर। ठीक है, आसान है सवाल, कैलकुलेटिव है बस, फॉर्मूले पता है तो आसान है लेकिन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बाकी ये। आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल करो जल्दी जल्दी, तो काफी इजी सवाल आ गया, 2013 में आया था ये, तो पुराना सवाल है। करिए करिए जल्दी करिए। सवाल दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सीवी की वैल्यू बतानी है, पेन चलाओ पेन, हर ऐसे बैठे बैठे सॉल्व नहीं करना है।
Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये यूज करेंगे ना? यस Yes. क्या क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन। करें, डिस्कस करें बच्चों? ठीक है, हाँ ठीक है, पढ़ लिया मैंने सबका जो ऑप्शन जिसके आए हैं। दो फॉर्मूले यूज करो, आंसर पाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। Cp माइनस Cv क्या होता है? R. आर ऑल राइट, एक सेकेंड रुकना बच्चों। हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम? Cp माइनस Cv होता है R, और गामा क्या होता है? सीपी बाय सीवी। CP by CV. है ना? तो बस इसी को यूज करना है। ये क्या बन जाएगा आपका? Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। यस सर। बोलो हाँ या ना बोलो, है ना? और गामा होता है Yes. बाय Cv, तो तुम बोल सकते हो कि R प्लस Cv अपॉन Cv गामा है। Yes, sir. यही तो गामा है, इसको रिप्लेस कर दिया ना बेसिकली आपने Cp को यहाँ पे, यस सर। है ना? इसको फर्दर सॉल्व करो तो Cv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R अपॉन गामा। गैमा माइनस वन। आई होप कि कर लोगे तुम ये तो। यस सर। अरे इजी सवाल है यार, आगे चलते हैं। Yes, sir. चलो भाई, अपना जो भी याद किया हुआ था उसका टेस्टिंग है, छोटा सा सवाल है, जल्दी से बताओ उसका आंसर कितना होगा। 2021 में आया था, फॉर्मूले याद जिसको थे उसने कर दिया जल्दी से। रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, काफी इजी सवाल है। Yes, sir. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. यस सर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है? अंडर रूट 3 RT/m, है ना? राइट। यस Yes, प्रेशर sir. एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस हाफ Nm अपॉन V स्क्वायर। हाफ Nm मतलब क्या हो गया? एन नंबर ऑफ मोल्स पर हाँ, यानी। नंबर ऑफ मोल्स, और m क्या हो गया? मास ऑफ गैस, है ना? वैसे तो तुम इसके अलावा बाकी चीजों को देख के भी सॉल्व कर सकते हो, पर फिर भी पता होना चाहिए आप, ठीक है? जो प्रेशर एक्सर्टेड है वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, विच इज एवरेज स्पीड ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर। राइट, राइट, Yes, sir. है ना? एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती Yes, है? sir. 3/2 kb इंटू टी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 3/2 3/2 केबी इंटू टी। kb 3/2 kb. ठीक है। और टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस होता है 5/2 RT। ये तो आप याद रख लेना, कैलोरीमेट्री वगैरह उसमें पढ़ा होगा आपने। टोटल इंटरनल एनर्जी इतनी होती है। ये तो आपको काम आएगा आगे भी, इसको चाहो तो आप नोट भी कर लो, ठीक है? इसको कैलकुलेट उसी से करेंगे जो फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा यू का, NF/RT/2 पढ़ा था, अभी पढ़ाया था मैंने। यस सर। NF × RT/2, तो n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आप 1 ले लोगे, ठीक है? 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस का अगर निकाले तो, और डायटोमिक गैस है तो F की वैल्यू कितनी रख दोगे? 5। 5 यस सर। गैस को ये पढ़ाया था ना, डेल्टा यू टोटल इंटरनल एनर्जी, फॉर्मूला बताया था यस। तुम। 1 मोल Yes, sir. तो n की जगह 1 रख दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था डायटोमिक के केस में कितना हो जाता है? 5। राइट, तो क्या बन गया ये? 5/2 RT, Yes, है ना? sir. यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये तो अभी जो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, 3/2 kb इंटू टी, यही तो पूछ रहा है ये, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर यस एटॉमिक सर। गैस। यही पूछ रहा है Yes. क्या, या कुछ और पूछ रहा है? ये sir. तो यही पूछ रहा है। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो एक बार पूरा। Monotone.
तो मोनोएटॉमिक है, 3/2 ही आएगा। मोनोएटॉमिक है ना? यस सर। ठीक है, एवरेज थर्मल एनर्जी यही होती है 3/2 kb इंटू टी, क्योंकि मोनोएटॉमिक है तो फिर एफ की वैल्यू कितनी हो जाती है मोनोएटॉमिक के लिए? 3। 3 भूल गए क्या? क्लास के नो स्टार्टिंग में बताया सर। था, है ना? तो एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इज 3/2 kBT। इसको याद भी रख लेना, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, डायटोमिक के लिए मतलब बेसिकली एफ की वैल्यू रिप्लेस करनी है आपको, एफ इंटू के बी इंटू टी/2, ये होता है फॉर्मूला थर्मल एनर्जी का, एवरेज थर्मल एनर्जी का। ठीक है भाई, तो अब मोनोएटॉमिक हो डायटोमिक हो उसको कर ही लोगे तुम अकॉर्डिंगली, राइट? यस सर। चलो, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस। टी और वी के बीच में ग्राफ है, P1 P2 P3 में रिलेशन बताना है, करो। सर ये जो मतलब ऊपर P1 लिखा है ना सबसे ऊपर? हाँ जी, ओके सर। P1 फिर P2 फिर P3, तीनों का ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ से समझ में आ रहा होगा वैसे तो आंसर। देखो, सेम टेम्परेचर की बात हो रही है, एक ही टेम्परेचर पे बात हो रही है ना। सर। यस सर। अगर आप किसी चार्ल्स लॉ लिखा हुआ है ना इसमें, यस चार्ल्स लॉ सर। लिखा हुआ है ना, हाँ चार्ल्स लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि चार्ल्स लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं, इन केस अगर एक ही टेम्परेचर पे बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज करवाएगा हमसे? T1 नहीं, P1/T1 equals to P2/T2। नहीं सर, तो ऐसा लग रहा है। V1 is equal to P2 by T2. P1/T1 is equals to V2/T2। थोड़ा V1 टाइम by T1 लगेगा, equal कोई to बात P2 नहीं। by T2. हाँ, ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि अगर इन केस अलग अलग ग्राफ्स बने हुए हैं अलग अलग प्रेशर पे, तो आपको प्रेशर में जो रिलेशनशिप है P1 P2 P3 में, वो पता कैसे चलेगा? इससे पता चलेगा कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर सेम ले लेते हो तो, सिंस आपको प्रेशर कंपेयर करना है ना वॉल्यूम के साथ में, समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जस्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोल रहा हूं मैं? टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का मतलब ही यही हुआ ना कि टेम्परेचर को क्या कर रहे हो आप? अरे बोलो भाई, कांस्टेंट। तभी तो चेक कर पाओगे वॉल्यूम के साथ में प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर में रिलेशनशिप पूछ रहा है ना तुमसे ये। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, टेम्परेचर कांस्टेंट किया और प्रेशर में रिलेशनशिप बता दिया। कैसे? क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, तो ये होना चाहिए उल्टा रिलेशनशिप इसका। यस सर। उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका प्रेशर, उसका क्या कम है? प्रेशर कम है। तो वॉल्यूम Yes, सबसे sir. ज्यादा किसका है? 3 का। यस सर। इसी पॉइंट पे अगर यहाँ पे मान लो कुछ एक्स केल्विन था, ठीक है, तो अगर एक्स केल्विन पे क्लियरली दिख रहा है तो सबको कि V3 का सबसे ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा? ये देखो ना, V2 V1 V1 V2 और V3 में सबसे बड़ा कौन है इस V3। टेम्परेचर पे? है ना, V3 है सबसे बड़ा। तो इस V3 का प्रेशर सबसे कम दिख रहा है क्या सबको? यस सर। ये प्रेशर वुड बी मिनिमम फॉर V3, थर्ड पॉइंट, एंड V1 मतलब 1 के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 के लिए होगा, फिर 3 के लिए होगा। सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ जब आएंगे आप किसी एक चीज को कांस्टेंट करके भी देख सकते हो रिलेशनशिप बाकी में। ठीक है, अगर आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाता है इसमें तो आप डायरेक्टली बता ही देते, पर अगर ये ग्राफ होता मान लो प्रेशर और वॉल्यूम का, तो फिर आप दोनों में से कोई भी एक चीज कांस्टेंट करके, जैसे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, फिर वॉल्यूम के साथ में टेम्परेचर का रिलेशनशिप आप निकाल सकते थे। ठीक है,
ये तरीका है बेसिकली ग्राफ वाले सवाल सॉल्व करने का। 23 में एक सवाल आया था, इसको करो सॉल्व। The temperature of a gas minus 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? आ रहा है? यस कर। करो करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर नहीं आए तो डिस्कस लिख देना, ठीक है। अरे क्या बात हो गई, डिनर नहीं करना क्या? सर डिस्कस कर। रिप्लाई करो ना बेटा चैट में, ना आंसर दे रहे हो ना डिस्कस लिख डिस्कस। आप बोलेंगे तभी तो करूंगा मैं। आई थोड़ा आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, आरएमएस वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, राइट? यस यस सर। अलग से बोला उसने आरएमएस स्पीड। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने, जैसे पेपर में आया सवाल ये, तुमने आरएमएस स्पीड पढ़ा तो दिमाग में सबसे पहले आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? √3 RT बाय एम। ये तो पढ़ा हुआ है ना? यस सर। Yes. ये तो आया भी होगा दिमाग में। तो Yes, क्या sir. आपको ये समझ में नहीं आया? इसमें 3R और M से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सवाल में देख यस सर। कि वो कांस्टेंट ही हुए होंगे। किसी एक गैस की बात हो रही तो ऑब्वियसली वो कंपैरिजन भी करा रहा है, तो फिर वो इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहा होगा, अदरवाइज वो देता कुछ ना कुछ, है ना। तो सिंपल सी बात है, वो ये बोलना चाह रहा है कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √, है ना, जो कि बात सही भी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है हमने, इक्वल नहीं बोला है ना। तो क्या मुझे इससे ये समझ में आया कि VRMS1 डिवाइडेड बाय VRMS2 शुड बी इक्वल टू √T1/T2। यस यस सर। 2 बार √ लिखते। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। क्या बोल रहा है? हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। अगर इनिशियल स्पीड थी V और इसको 3 गुना बढ़ा देना है, कितना बढ़ाना है इसको? 3 3 गुना। टाइम्स। तो 3V टाइम्स बढ़ जाएगा ये। यस सर। फाइनल कितनी आनी चाहिए? 4V आनी चाहिए ना बेटा। अच्छा। ये गलती करोगे आप इसमें। 3 गुना इंक्रीज करा है, 3 गुना नहीं किया है। इंक्रीज वर्ड का कुछ मतलब है, अगर इंक्रीज वर्ड नहीं होता इस क्वेश्चन में तो V2 आप 3V लेते। समझ में आया क्या गलती हुई है? नहीं समझ में यस आया? सर, आ गया। किसी भी चीज को बढ़ा दोगे 3 गुना, जैसे तुम्हारी हाइट 6 थी, 6 फीट, उसको तुम 6 इंच थी मान लो, तुमने उसको 3 गुना बढ़ा दिया, तो 3 गुना कितना होता है? 6 का 18। तो 18 में 18 तुमने ऐड किया है 6 में,
है ना, 24 बना दिया है तुमने अपनी हाइट को। तो यही बोलना चाह रहा है ये कि इंक्रीज कर दिया है इतना, ठीक है। आगे से अगर ये वर्ड आए तो ध्यान रखना। सो यू जस्ट नीड टू पुट अप वैल्यूज, v/4v इक्वल्स टू T1 की वैल्यू तो दे रखी है इसने -50 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 273 - 50, Yes, sir. sir. कितना हो जाएगा 223 केल्विन। Yes, sir. Yes. दिस विल बी 223 डिवाइडेड बाय T2, या T लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाएगा। T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितना आएगा सर ये आ रहा है। 3568 केल्विन आएगा, यहाँ से 3568 केल्विन आएगा। Yes, sir. उसमें से 273 को माइनस करना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है ना सारे, Yes, sir. ठीक है। तो T2 को निकालने के लिए 3568 में से क्या माइनस करोगे 273, 3 Kelvin. तो क्या आंसर आया 95 डिग्री सेल्सियस. ये ऑप्शन। कूल, Yes, sir. हमने आया आगे चले। हाँ बोलो। सर अगर वहां पे इंक्रीज्ड 2-3 टाइम्स हो जाता तो फिर 2 मतलब फिर 4 भी हाँ, नहीं ना लेते। इंक्रीज्ड 2-3 टाइम्स का हो जाता मतलब तो फिर 3 गुना लेते, 3 भी लेते, पर उसने बाय Okay, 3 sir. टाइम्स लिखा ना, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, है ना। तो उसका मतलब Yes, इंग्लिश को जब हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब ये आएगा कि भाई 3 गुना और बढ़ा दिए, है ना। तो v+3 Yes, की, ठीक है। इंग्लिश है ये, और कुछ इंग्लिश की दिक्कत है, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं तुम्हें आती नहीं है, वो कंफ्यूजिंग होती है सबके, बट आगे से गलती मत करना, ठीक है। yes, sir. अगला लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं, चलते हैं फिर घर पे। पढ़ना ध्यान से सवाल को और फिर करना। 2022 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। तीन अलग अलग गैसेस हैं, हीलियम, फ्लोरीन, हेक्साफ्लोराइड। नाम में कुछ भी हो, मेन काम हमारा ये है कि तीनों मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक है। तुमसे पूछा जा रहा है कि आरएमएस जो होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, है ना, या फिर इक्वल होगी या अनइक्वल होगी, ये भी आप बता सकते हो। कैसे पता करेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। Sir, Sir, mass. उसका बोलो। सर जो फॉर्मूला है ना VRMS का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना अंडर रूट मोलर मास के, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्या आंसर जिसका होगा? मोलर मास। सर Sir, डी D ऑप्शन। option. बहुत, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे पता चला? VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, राइट। अरे यस अंडर सर। रूट 3RT/m होता है VRMS, अभी अभी पढ़ा है ना। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका VRMS सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम मोलर मास हीलियम का ही है, तो पता है हमें, है ना, फ्लोरीन और हेक्साफ्लोराइड और हीलियम में से, ठीक है। तो हीलियम का सबसे कम होने की वजह से मोलर मास उसका VRMS क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, कंपेयर जब हम करेंगे सब चीजों, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम इज द लार्जेस्ट, दैट इज योर डी आंसर। कोई डाउट इसमें? No, sir. तो सर इसमें हम ये इसलिए कर पाए हैं क्योंकि सारे वेसल्स में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स थे, है ना, और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी इक्वल थे। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। इसलिए हम ऐसा कर पाए। ऐसा मत कंफ्यूज होना कि सर बाकी फैक्टर्स भी तो होते हैं। आर की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, और सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पे तुम कर रहे हो ये एनालिसिस, है ना, सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम पे, सॉरी। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। एक सवाल अच्छा सा है, ठीक ठाक सा है, मतलब इसको होमवर्क में ले लेना, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको करना जरूर, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप केटीजी समझ में आया होगा आप लोगों को, यस सर। Yes. है? इतना इनफ है, जितना आज पढ़ाया है, जो जो डिस्कस किया है वो सब रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, और तुम्हारे अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ग्राफ्स को अच्छे से देख लेना, बस ग्राफ्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, इन पे 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कम से कम और सॉल्व कर लेना, ठीक है, कम से कम। ओके सर। बाकी आपका केटीजी सेट है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोडी पढ़ते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों। सर इसकी पीडीएफ और लास्ट क्लास की पीडीएफ सेंड करते हैं। करी तो मैंने ग्रुप पे बेटा। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैट्स की नहीं हुई है आपके ग्रुप पे शेयर? नो सर। अच्छा ओके, देन दैट्स माय बैड आई गेस, आई एम सॉरी। मैं करता हूँ अभी, है ना, शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके बच्चा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।